हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर जो सेकंड है उस पर, जो हमने हाफ कर लिया था, हाफ रह गया था। मृदा के बारे में हमने डिटेल से जान लिया था, जबकि जल रह गया था। जल के बारे में आप देखते हैं, ठीक है। जल जल एक महत्वपूर्ण कौन सा संसाधन है भाई? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का जो 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना भाग? 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जो जीवन आदि महासागरों से ही आरंभ हुआ था, यानी कि जो स्टार्टिंग में पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ था वो महासागरों से ही संभव हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। कितने तिहाई भाग को भाई? 2/3 भाग को ढके हुए हैं, और विविध प्रकार के जो पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जो जल है वो कौन लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लवण जल केवल 2.7% भाग पर है। जिस जल में लवण नहीं पाया जाता वो कितना है? पृथ्वी पर 2.7% भाग ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ के रूप में पाया जाता है। मतलब जो 2.7% है, इसका 70% भाग बर्फ के रूप में पाया जाता है, जो कि हिम चादरों के रूप में पाया जाता है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से क्या है? बाहर है। केवल 1% एलवन जल उपलब्ध है, वह मानव के लिए क्या है? उपयोग में दिया जाता है, जो कि भूमि जल के रूप में, नदियों के रूप में, झीलों के रूप में, पृष्ठीय जल के रूप में, वायुमंडल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जल के तो हमने एक बार पहले भी कर लिए थे ना, चैप्टर में आए थे, जो 7th क्लास की जो एनसीईआरटी में आए थे। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और नहीं घटाया जा सकता। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की जो प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, भूमि, वायु और पुण्य महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं, यानी कि जल चक्र के हमने लास्ट क्लास की में हमने जो बुक में पढ़ा था कि जल चक्र क्या होता है, ठीक है। जैसे वाष्पीकरण बन के वाष्प बन जाएगा, ठीक है। वाष्प बन के संघनन होगा, संघनन बन के बादल बनेंगे, बादल से वर्षण होगा, फिर से वो महासागरों में जल आ जाएगा, ठीक है। उसके बारे में बताया गया कि भाई वो जल चक्रण कहलाता है। फिर वो जल का बड़ी मात्रा में उपयोग न केवल पीने के लिए और धुलाई में ही करता है, यानी कि जो जल का सबसे ज़्यादा उपयोग मानव पीने और जो धुलाई करने में करता है। उसके अलावा जल कृषि उद्योगों और बांधों के जलाशयों के माध्यम से भी विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण जो अलवणीय जल की जो आपूर्ति की कमी के मुख्य घटक बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या है? जो अलवणीय जल है वो कम होता जा रहा है। भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग के कारण हम ज़्यादा पानी देते हैं, ज़्यादा खाद बीज डालते हैं, इसकी वजह से, और जो बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर। इसी के साथ जो जल की उपलब्धता की जो समस्याएं हैं उनके बारे में और देख लेते हैं भाई। विश्व के कई प्रदेशों में जो जल की कमी है, अधिकांश अफ्रीका में, पश्चिमी एशिया में, दक्षिणी एशिया में, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग में, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको में, दक्षिणी अमेरिका के भाग में, जो संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। यानी कि जो ये देश बताए गए ना, इनमें अलवणीय जल की कमी देखी जा रही है, ठीक है। ये देश ऐसे जलवायु वाले प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। इसमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जो जल का अभाव मौसमी और जो वार्षिक वर्षण से ही पूरा हो सकता है। अतः जो अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है, यानी कि ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं और जल का प्रदूषण हो जाता है। उसकी वजह से भी हमें उसका उपयोग करते हैं ज़्यादा, तो उसमें कमी आ जाती है, इसलिए अभाव है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इसे यानी कि क्षीण मतलब कम होते हुए संसाधनों के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए।
जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना सकता है, यानी उपयोग के लिए बेकार कर सकता है। अतिशोधित और जो आंशिक रूप से जो शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकाय में जो औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इसमें जो शामिल नाइट्रेट धातुएं होती हैं, पीड़कनाशी जल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। इसमें से जो अधिकांश रसायन होते हैं वे अजैव नवीनीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकाय में छोड़ने से पहले जो बहिस्त्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को क्या करते हैं, मंदा करते हैं। भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं और जो भूमिगत जल है उसको फिर से पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को संचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए, यानी कि जो नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए ताकि जो जल है वो नीचे न रिसे। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जो जल की क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र का जो स्प्रिंकलर की सिंचाई की जाती है अधिक प्रभावी है, जो कि अधिक प्रभावी। देखो स्प्रिंकलर की सिंचाई की जाती है, जैसे हम नोजल वगैरह बोल देते हैं ना, वो स्प्रिंकल लगाए हुए होते हैं, उनके धीरे धीरे छिड़काव की तरह सिंचाई होती है उसमें। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले जो शुष्क प्रदेशों में सिंचाई को ड्रिप अथवा टपकन विधि द्वारा उपयोगी माना गया है। सिंचाई की इस विधियों को अपनाकर क्या है, जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीवन है उसके बारे में और देख लेते हैं भाई। स्कूल के बच्चे हस्तलिखित प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की जो वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में इकट्ठी की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया, उत्साह से कहा कि यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देख सकते हैं? वे बेत बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है भाई? बांस नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेटों में पाया जाता है। ठीक है। जस्सी रेशमी स्पार्क देखकर उत्साहित थी। जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इस साइड जब बांस ज़्यादा उगाया जाता है, यानी कि यह खूबसूरत स्पार्क देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट कहा कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम है वो रेशम के कीटों से प्राप्त किया जाता है। देखो ये कीट दिखाए गए। उन्हें सहसूत के पेड़ों पर क्या है, पाला जाता है। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये एक अध्यापिका बच्चों को समझा रही है। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे के क्या परस्पर संबंधित निर्भर करती हैं, आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं भाई। जीवन के लिए मनुष्य भी निर्भर है भाई, पेड़ पौधों पर भी है, जानवरों पर भी है। ठीक है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, हमें पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इससे हम सांस लेते हैं। देखो हमें पेड़ों से कितनी चीज़ें मिलती हैं भाई। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लैक्टस और तारपिन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज से प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। पौधों के जो असंख्य उपयोग हैं उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव मुख्य रूप से आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती हैं। फूलों से परागण से मदद मिलती है। जो फूलों से क्या है वो जो परागण को चूस के लेके आते हैं उससे क्या बनाती है, वो शहद बनाती है। पारितंत्र में जो अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होती है। ठीक है। अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध है वो मर्त जीवों जंतुओं को क्या खाने के कारण एक अपमार्जक है, यानी कि पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है गिद्ध को।
ठीक है, जो गले सड़े जो पशु पक्षी मर जाते हैं उनको खाता है। इसलिए चाहे प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे, सभी परितंत्र को संतुलन बनाए रखने के लिए क्या है, अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, ये देख लेते कहाँ कहाँ वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की जो वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे वन में, घास स्थल में, गुल्म में और टुंड्रा में। ठीक है, देखो भाई ये दिखाए गए अजगर। देखो भाई अजगर किस किसने रियल में देख रखा है अजगर। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है तो वैसे वैसे वृक्षों का जो आकार और उसकी सघनता क्या है, कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष घास उगती है, जिससे कि विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में जो पौधों की जड़ें गहरी होती हैं, वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जो आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए जो इन पेड़ों की जो पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जैसे घट जाएगा तो जो आर्द्रता की हानि होगी उससे क्या होगी, कांटेदार पेड़ ज़्यादा होंगे। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की जो टुंड्रा वनस्पति में मांस लाइकेन सम्मिलित है। कौन सी टुंड्रा वनस्पति में मांस लाइकेन शामिल है। ठीक है, याद रखना भाई, मांस और लाइकेन पूछ दिया गया कई बार। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे उस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में जो वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो गया। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण को तुरंत आवश्यकता है। किसकी भाई, वृक्षों को बचाने की। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे होता भाई। सुनामी के पश्चात जो ग्रेट निकोबार में वर्षा प्रचुर वन में क्षति, तो ऐसा नुकसान हुआ था भाई। वन हमारी संपदा, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं, यानी कि पारितंत्र की भी रक्षा करते हैं। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित तथा संकटपन हैं, कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वन उन्मूलन के कारण जो मृदा प्रदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूसंकलन में से कुछ मानव प्राकृतिक कारक हैं, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या है, बढ़ावा देते हैं। आज की जो मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकृत शिकार करने की संख्या का बढ़ना, यानी कि जो बेफालतू के शिकार करते हैं, पशु पक्षियों को क्या है मारते हैं, उसकी संख्या का क्या है बढ़ रही है, जिससे कि खास प्रजातियों की संख्या क्या है लुप्त होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तेजी से कमी आई गई है। पशु खाल, चमड़ा और जो नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के जो इकट्ठा करने के लिए जो गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का मारा जाता है, शिकार किया जाता है। इससे क्या है, इन जंतुओं की जो प्रजातियों की संख्या में कमी आ रही है, विलुप्त होते जा रही हैं। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बैक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इसका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जैवमंडल नीचे हमारे प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ये पढ़ोगे भाई क्रियाकलाप के बारे में, इसमें तो बस वैसे ही दे रखा है, आगे नहीं के बारे में कोई मेन क्वेश्चंस नहीं बनते भाई उसमें। यदि प्रजातियों की जो सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के जो अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के जो प्राकृतिक आवासों से उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों, जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण वे विलुप्त हो गए हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं, या तो विलुप्त हो गए या फिर वे कगार पर हैं।
प्रादेशिक और जो सांप्रदायिक स्तर पर जो जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक जागरूकता, वानिकी जागरूकता, वन महोत्सव या को प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि जो वनों का संरक्षण हो सके। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने और प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि बच्चों को टूर लेके जाना चाहिए, पक्षी जैसे चिड़ियाघर ऐसे लेके जाना चाहिए। वहाँ पे पक्षी पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें, यानी कि देखकर वे जांच कर सके कि कौन सा जानवर है। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों और भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। किस चीज़ को भाई? शेरों को, चीतों को, हिरणों को, भारतीय सारंग और मोर को। भाई पाप तो सभी को लगता है, बट कोई भी पक्षी को मारो, बट इनके लिए तो ये सरकार ने रूल लगा रखे होंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधे और जो प्राणी थे उनके संरक्षण से नागरिक का जो नैतिक कर्तव्य बनता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं और कर लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, जिससे मृदा का निर्माण नहीं होता भाई? समय क्या है? परिच्छेदिका की जो मोटाई है उसको नापती, जो मृदा की मोटाई है ना उसको केंद्र यूज होती है, बट जो मृदा का गठन और जो जैव पदार्थ किससे होता है? मृदा के निर्माण में सहायक है। मृदा का गठन मतलब मृदा का निर्माण। रुको भाई, ये इसमें ये आ जाएगा। समय भी परिच्छेदिका है जो कि मृदा की मोटाई को निर्माण ही करती है, और जो जैव पदार्थ भी। बट ये मृदा का गठन तो ये भाई मृदा निर्माण के बारे में पूछ लिया, मृदा का निर्माण या मृदा का गठन, तो ये तो होगा ही नहीं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी इज द राइट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है? रक्षक मेखला, मल्चिंग और वेदिका कृषि। देखो भाई इसमें दिखाया गया है, पीछे आप देख सकते हैं। कल किया था ना हमने। सबसे इम्पोर्टेंट कौन क्षेत्रीय डालों पर? वेदिका फार्म होगी। देख लेंगे ना, तो देखो त्रिव डालों पर ये वैसे हैं रक्षक मेखला, ये लाइनिंग में समूचे रेखा है। तो वेदिका फार्म क्या है? त्रिव डालों पर। देखो त्रिव डालों पर क्या वेदिका फार्म है। ठीक है, वेदिका फार्म क्या है? त्रिव डालों पर बनाई जाती। त्रिव डालों देखो, वेदिका फार्म पर त्रिव डालों पर बनाई जाती है, वेदिका फार्म है भाई। ठीक है, बोल तो रही थी मैं वेदिका फार्म, बट श्योर नहीं हो पाए थे क्योंकि कल किया था ना, तो था तो वेदिका फार्म ही मको। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं, यानी कि प्रकृति के बचाव के लिए बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। ये तो सही है भाई, लाइट जितनी यूज हो उतनी करनी चाहिए, बट बाद में बंद कर देना चाहिए। नल का उपयोग के तुरंत बाद बंद कर देना चाहिए, ये भी सही है, जल संरक्षण हो जाएगा। प्रकृति के संरक्षण, खरीदारी के बाद जो पॉली पैकेट को नष्ट कर देना चाहिए। नहीं, पॉली पैकेट को नष्ट करने से क्या होता है भाई? प्रकृति का संरक्षण होता है, ये नहीं होगा। सी इज़ द राइट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है भाई, ये 2 पोर्शन में कंप्लीट कराया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर हम कल करेंगे संडे को। अगर टाइम लगा तो संडे को देखते हैं, वरना फिर मंडे को ही क्लास होगी अपनी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जो 3rd चैप्टर हमारा मंडे को होगा।